कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसके कारण, इसके लक्षण, इसके जांच, प्रबंध, सब चीज़ देखेंगे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज आप लोग बहुत सुने होइएगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है 10 नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन में, समझ गए। होता क्या है माय डियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो होता है CAD, हृदय की कोरोनरी धमनियों की संकरा होने से हृदय मायोकार्डियम को, मतलब हृदय के जो आपका मध्यम लेयर है मायोकार्डियम, उसको रक्त सप्लाई में कमी आने के कारण उत्पन्न विकार को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। ठीक है ना। पहले एक बार समझ लीजिए अच्छे से। तो आपको मैंने क्या बताया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यह आपका एक धमनी का रोग होता है। ठीक है, धमनी का जो आपके हार्ट से कनेक्टेड होता है ना, उसी धमनी से जो है आपका संबंधित रोग है, जिसमें कोरोनरी धमनी जो होता है संकरा, मतलब नैरो हो जाता है। संकरा करने का मतलब ये मत समझिएगा कि फैल जाता है। ठीक है, संकरा होने का मतलब है कि सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, शिथिल हो जाता है, जिसके कारण जो ब्लड होता है धमनी से वह हार्ट की ओर जो है हार्ट में नहीं जा पाता है। क्योंकि सभी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए जो है ब्लड चाहिए, तो हार्ट को भी जो है काम करने के लिए ब्लड जो है चाहिए उसके मांसपेशी को। तो जब धमनी संकरा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, संकुचन हो जाता है, तो वह ब्लड सप्लाई जो है हृदय के मायोकार्डियम के तरफ नहीं कर पाता है, या फिर कमी हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन, जब ब्लड सप्लाई कमी हो जाएगा तो ऑक्सीजन का कमी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस कारण जो है समस्या उत्पन्न होता है व्यक्ति को, और वह कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD कहलाता है। समझ गए चीज़ों को। मतलब समझिए एक धमनी है, उस धमनी संकीर्ण हो गया है, मतलब सिकुड़ गया है, जिसके कारण वह धमनी से ब्लड जो है हार्ट में नहीं जा पा रहा है। समझ गए। जिससे जब ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन का भी सप्लाई नहीं होगा, और इस कंडीशन में व्यक्ति को जो परेशानी आता है, समस्या आता है, वही कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे चलिए। अन्य नाम की बात करेगा तो CAD का अन्य नाम क्या क्या है और किस किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो माय डियर, अन्य नाम में आपके सामने है एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज। ठीक है, इसको हम लोग AHD के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, मतलब धमनियों में कुछ चीज़ों का वसा का जमाव होना। ठीक है ना। एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है ना। कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब जो कोरोनरी धमनी है उसका जो है ठोस हो जाना, जिसमें बहुत सारे कण जमने से वह ठोस बन जाता है, तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। कोरोनरी हार्ट डिजीज CHD इसी के नाम से जानते हैं। तो आपसे कोरोनरी आर्टरी के डिजीज के बारे में पूछे, चाहे CHD के बारे में पूछे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यही होता है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज। ओके, आगे चलिए। आगे चलते हैं। कारण देखिए इसके क्या कारण होते हैं, CHD या फिर CAD होने का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का क्या कारण बनता है। कारण देखिए, कारण में CAD का सर्वाधिक कॉमन कारण जो होता है वह आपका कोरोनरी धमनियों में एथेरोस्क्लेरोसिस बदलाव होना, इसमें आर्टरीज का आंतरिक कैविटी में वसा का जमाव बन जाता है। माय डियर, जो कोरोनरी धमनी है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस में वह बदल जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो कैविटी, जो आर्टरी है, जो धमनी है, जो रक्त वाहिका है, उसमें आपका वसा का जमाव हो जाता है। वसा का जमाव होने से वह जो नली है वह मोटा हो जाता है, उसमें छिद्र कम हो जाता है, जिससे ब्लड आगे कम जाता है या पास नहीं हो पाता है। तो यही जो है एथेरोस्क्लेरोसिस कारण बनता है। अब मानिए कोई पाइप है, इस पाइप में कोई चीज़ जम जाएगा तो क्या होगा, इससे रुकावट पैदा करेगा ना, आगे या पानी हो या ब्लड हो, कुछ चीज़ को नहीं जाने देगा। तो यही प्रकार से अगर वसा आपके आर्टरी में जम जाएगा तो वह भी ब्लड को आगे नहीं जाने देगा, अवरुद्ध करेगा, संकीर्ण कर देगा इसको। तो वो जो है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है, धमनियों में वसा का जमाव। समझ गए ना, जिससे जो है बहुत ज़्यादा कठोर बन जाता है आपका धमनी। समझ गए।
आगे है जिससे धमनियाँ संकीर्ण हो जाता है, जिससे क्या होता है, धमनियाँ जो है आपका संकीर्ण हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। वह रक्त प्रवाह धीमा व कम हो जाता है। वह रक्त प्रवाह क्या होता है कि उस आर्टरी से हृदय की तरफ धीमा और कम हो जाता है, जिससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। उसके बाद कारण की बात करेगा तो और सारा कारण होगा, समझ गए। जैसे फैटी भोजन करना, समझ गए, वसा वाला भोजन करना, अधिक तैलीय वाला भोजन करना, एक्सरसाइज नहीं करना, ठीक है ना। बहुत सारे कारण हो सकता है, वसा बढ़ेगा, लिपिड बढ़ेगा, फैट बढ़ता है, तो आपके कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है और वह जो है हार्ट वाला रोग उत्पन्न करता है। तो बहुत सारे लोग जो है डीएक्टिव होते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं, मोटापा बढ़ता है, फैट वाला भोजन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो है सीएडी होने का खतरा ज़्यादा होता है। ओके, रिस्क फैक्टर की बात करेगा माय डियर, तो इसमें रिस्क फैक्टर आपके सामने है। रिस्क फैक्टर को दो भागों में, सीएडी का जो रिस्क फैक्टर है दो है, एक है मॉडिफाइबल रिस्क और एक है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क। मतलब एक ऐसा रिस्क है जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसको सुधार सकते हैं, और एक ऐसा आपको रिस्क है जहाँ पे उसको मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे है मॉडिफाई रिस्क में है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, मतलब ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ गया है तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का फैट है, वसा है, जो आपके रक्त नलिकाओं में जाकर जमने लगता है, जो आपके ब्लड प्रवाह को कम कर देता है आगे की तरफ। तो कोलेस्ट्रॉल भी हार्ट अटैक का कारण बनता है, हार्ट डिजीज का, समझ गए। सिगरेट स्मोकिंग, इसको छोड़कर जो है आप इसे बच सकते हैं। टबैको यूज, अगर आप टबैको यूज करते हैं तो यह भी सीएडी का कारण होगा, लेकिन यह मॉडिफाइबल रिस्क में आता है, क्योंकि आप टबैको छोड़ के, सिगरेट छोड़ के आप अपने जीवन लाइफ स्टाइल को बदलकर सीएडी से बच सकते हैं। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप अगर आपके पास है तो आप उच्च हाइपरटेंशन का दवाई लीजिए तो आपका सीएडी ठीक रहेगा। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि बहुत सारे जो है फिजिकल एक्टिविटी का जो है कमी होना, समझ गए। ओबेसिटी मतलब मोटापा, तो ये सब आपका मॉडिफाइबल कारण है। मॉडिफाइबल जो है आपका सुधारने वाला जो है, जिसको इन सभी रिस्क को सुधार कर आप जो है सीएडी को बच सकते हैं, लेकिन ये सब कारण होता है, ठीक है ना। एक है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीएडी, इंक्रीजिंग एज और जेंडर। मेल, मेल में जो है सबसे ज़्यादा सीएडी होने का खतरा रहता है। अगर एज बढ़ गया है, एज बढ़ रहा है, तो उसमें भी ये होने का चांसेज होता है। और फैमिली हिस्ट्री अगर पहले से कोई खास ठीक नहीं है, सीएडी का अगर पहले से है, तो उम्मीद है कि आपको हो सकता है। तो यह नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो दोनों का कारण याद रखिएगा, समझ गए। अगर मान गए आप ये नहीं याद रख पाते हैं मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल, तो इसको इसको सबको एक लाइन में यहाँ पे लिख दीजिएगा कारण में, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है इसके लक्षण की बात करेगा माय डियर, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का निम्न लक्षण हो सकते हैं। अब आपको जाहिर सी बात है, जब हार्ट का प्रॉब्लम होगा तो क्या क्या होगा, पहले भी बता चुके हैं। छाती में दर्द होना, एंजाइना पेक्टोरिस या चेस्ट पेन कहिए, छाती में दर्द होना। मायोकार्डियल इन्फारक्शन यानी हार्ट अटैक आ सकता है इससे। अत्यधिक पसीना आना, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। आपका जो ईसीजी रीडिंग होता है ना, ईसीजी रीडिंग में बदलाव आ जाएगा, ठीक है ना। जो ईसीजी होता है ग्राफ वाला, उसमें बदलाव, परिवर्तन आ जाएगा। कार्डियक रिदम में बदलाव आएगा, मतलब जो आपका हार्ट जो जिस लय में काम करता है वो लय में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। आगे है छाती में भारीपन, छाती में जो है आपके हैवीनेस आ जाएगा, थकान आपको लगेगा। तो ये सब जो है कुछ कारण हैं, समझ गए ना। सांस फूलेगा, सांस लेने में कमी आएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है आपके चिन्ह व लक्षण दिखे जाते हैं। बेचैनी होना, सांस फूलना, ये सब जो है आपको देखेंगे हार्ट वाले डिजीज में, समझ गए। तो ये सारा चीज़ को जो है आपको लिखना है, ठीक है। आगे है सीएडी डायग्नोसिस, सीएडी का क्या निदान होगा। तो कोरोनरी धमनी डिजीज का डायग्नोसिस निम्न आधार पर किया जाता है। किस आधार पर, चलिए, पहला है हिस्ट्री एकत्र कर। किसी भी पेशेंट का हम पहले बता चुके हैं कि पहले उसका इतिहास लेते हैं, इतिवृत्ति लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। कि कितना दिन से बीमारी है, कि कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट कराए हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट में चल चुका है, तो ये सब हिस्ट्री टेकिंग होता है, ठीक है ना। शारीरिक परीक्षण द्वारा फिजिकल एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन कहने का मतलब है कि बॉडी का फिजिकल भौतिक एग्जामिनेशन किया जाता है।
कार्डियक एंजाइम स्तर का जांच, समझ गए। कार्डियक एंजाइम जो होता है उसका टेस्ट किया जाता है। ईसीजी का टेस्ट किया जाएगा, समझ गए। इको जो इकोग्राफ होता है जिसे इकोकार्डियोग्राफ कहते हैं। ईसीजी को जो है हम लोग तो इको जो है ईसीजी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ईसीजी, और इकोकार्डियोग्राफ जो इकोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और यहाँ पे ईसीजी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। दोनों होता है छाती के लिए। एंजियोग्राफी भी संभव है, समझ गए। एंजियोग्राफी भी संभव है, एंजियोग्राफी भी आपका संभव है। कोरोनरी धमनी डिजीज में ईसीजी में एसटी सेगमेंट में परिवर्तन देखने को, डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, किसी का ईसीजी अगर चेक होता है तो उसके एसटी सेगमेंट में परिवर्तन आ जाता है सीएडी वाले मरीज को, ठीक है। तो एसटी सेगमेंट जो है आपके होता है, ग्राफ होता है ईसीजी में। तो जब आप देखिएगा तो एसटी सेगमेंट में डिप्रेस आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यही जो है जांच सब है। बाकी एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह ये सब भी होता है। लेकिन ये जो है आपका, ये जो देखे है ना ये वाला, ये आपका प्रॉपर जो है छाती का टेस्ट है, हृदय का टेस्ट है, हार्ट का, ठीक है, प्रॉपर। बाकी एक्सरे, सीटी स्कैन भी संभव है, ब्लड जांच भी संभव है। तो ये सब लिख सकते हैं। प्रबंधन की बात किया जाएगा। प्रबंधन में सीएडी के मरीजों को निम्न ड्रग्स देते हैं। प्रबंध में ही ना होगा कि या तो सर्जरी होगा तो सर्जरी, मेडिकल होगा तो दवाई वगैरह चलेगा, और ना तो नर्सिंग मैनेजमेंट, तो सभी बीमारी में संभव है, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पे आगे है, कहता है सीएडी के मरीजों के अंतर्गत निम्न ड्रग थेरेपी सम्मिलित है। पहला है एंटी एंजाइनल ड्रग, ठीक है, एंटी एंजाइनल ड्रग, एंटी एंजाइनल ड्रग, समझ गए। एंटी एंजाइनल ड्रग्स देते हैं। उसके बाद नाइट्रेट्स देते हैं, जो कि एक एंजाइना वाले मरीजों को दे सकते हैं। तो नाइट्रेट्स ड्रग होता है आईएसडी, समझ गए। तो नाइट्रेट्स ड्रग में हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, एनटीजी, समझ गए। एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं, ओके। बेटा ब्लॉकर्स एटिनॉल होता है। बीटा ब्लॉकर्स जो है आपका एटिनॉल बेटा ब्लॉकर्स में एटिनॉल दे सकते हैं, समझ गए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है जो निफेडिफिन होता है, इसको आप दे सकते हैं एग्जाम्पल में। एसीई इनहिबिटर कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल आपका एसीई इनहिबिटर होता है। ये सब दवाइयाँ हार्ट में, हाइपरटेंशन में काम में आता है। स्टैटिन्स जो होता है, जैसे आपके मान गए आपके स्टैटिन्स जो होता है, यह आपके आर्टरी में, खून के नली में जो वसा जमता है उसको जो है क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है, वसा को तोड़ने का काम करता है। और जो है आपके नली को फैलाएगा, जिससे ब्लड आगे की तरफ आसानी से जाता है। लिपिड को कम करता है स्टेटिन्स दवा, एट्रोवास्टिन, समझ गए। तो एट्रोवास्टिन याद रखिएगा, ओके। उसके बाद तो ये तो हो गया कुछ दवाई, समझ लीजिए कि कौन कौन से दवाई दिया जाएगा। एंटी एंजाइनल ड्रग, नाइट्रेट्स दवाई, बेटा ब्लॉकर्स में एटिनॉल, समझ गए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफेडिपिन, एसी इनहिबिटर कैप्टोप्रिल, समझ गए ना। स्टेटिन्स में एट्रोवास्टिन, ये दवाइयाँ सब होता है, समझ गए, जो मेनली ब्लड का जो सप्लाई है उसको सही करता है, समझ गए। सीएडी के कुछ सर्जिकल आपके प्रबंध भी है, हम मेडिकल में तो देख लिए, कुछ सर्जिकल प्रबंध भी है। सर्जिकल प्रबंध में एंजियोप्लास्टी किया जाता है। जो एंजियो होता है ना, तो एंजियोप्लास्टी कहने का मतलब है कि जो आर्टरी है उसमें आपको एक छोटा सा इक्विपमेंट घुसाया जाता है, समझ गए। और इक्विपमेंट जो है उसमें डालकर जो फैट या जो वसा आपका जमा है जहाँ पे, उसको जो है क्या करता है, तोड़ता है एंजियोप्लास्टिक से, समझ गए। और वहाँ जाने के बाद वह क्या करता है, आपके नली को फैला देता है, और जिससे क्या होता है कि ब्लड धाएँ धाएँ आगे की तरफ जाने लगता है। तो एंजियोप्लास्टिक होता है। स्टेंट्स होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्रेफ्ट पहले पढ़ा चुके हैं। मायोकार्डियल में, एंजाइना में भी पढ़ा चुके हैं कि सीएबीजी होगा। पीटीसीए होता है परक्यूटेनियस ट्रांसमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टिक होता है, ये भी पहले पढ़ा चुके हैं। पी फॉर परक्यूटेनियस, टी फॉर ट्रांसमिनल, सी फॉर कोरोनरी, ए फॉर एंजियोप्लास्टी। यह जो है याद रखिएगा, एंजियोप्लास्टी, स्टेंट्स, सीएबीजी, पीटीसीए, ये याद रखिएगा। सर्जिकल प्रबंध है सीएडी का, ठीक है। अन्य उपाय में आप क्या करेंगे माय डियर, तो अन्य उपाय में भार व वजन को कम करेंगे, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, धूम्रपान को छोड़ेंगे, समझ गए।
लो जो है भोजन, कम वसा युक्त भोजन लेंगे, ठीक है। और व्यायाम को दिनचर्या को भाग बनाना, मतलब अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज को इंक्लूड करेंगे। एल्कोहल लेते हैं तो वो छोड़ेंगे, समझ गए। हाई कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन, जैसे फैटी वाला भोजन नहीं करेंगे, तैलीय भोजन ज़्यादा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो उससे जो है आपका ये अन्य उपाय में सही हो सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको सारा चीज़ बता दिया, समझ गए। अब बाकी रह गया नर्सिंग प्रबंध, तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा नर्सिंग प्रबंध, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मैंने इसका इंग्लिश, ऊपर हिंदी दिखा है तो नीचे टोटल इंग्लिश दिया गया है। तो जो भी मेरे डियर हैं इंग्लिश वाले, वो अपना इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, अच्छा है, समझ गए। आगे चलते हैं। कहता है हाइड्रोसिल, अगला प्रश्न है मेरा हाइड्रोसिल। हाइड्रोसिल कहने का मतलब होता है माय डियर, आपके सामने में देख लीजिए, टेस्टिस की जो ट्यूनिका वेजिनैलिस होता है उसके परत और स्पर्मेटिक कोड में तरल एकत्र होने की स्थिति को हाइड्रोसिल कहा जाता है, समझ गए। अब इसी को अगर आप अच्छे से नहीं समझे तो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, हाइड्रोसिल एक ऐसी स्थिति होता है जो मुख्य रूप से पुरुषों को होती है। हाइड्रोसिल महिलाओं में नहीं होता, ठीक है, क्योंकि महिलाओं में टेस्टिज होता ही नहीं है, तो कहाँ होगा। तो हाइड्रोसिल आपका पुरुषों का एक जो है आपका स्थिति है, ठीक है, समझ गए ना। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब अंडकोश जो स्क्रोटम होता है, यानी जो टेस्टिकल्स होते हैं, उसके बाहरी जगह यानी लाइनिंग में तरल पदार्थ जो है जैसे पानी जम जाते हैं, जिसके कारण सूजन होने लगती है, ठीक है। अब इसी चीज़ को मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ। जैसे दो फिगर है दो फिगर है, समझ गए, एक फिगर ए है, एक फिगर ए है। ए आपका नॉर्मल फिगर है, ए आपका हाइड्रोसिल वाला है। जैसे देख सकते हैं, ए आपका जो है एस्क्रोटम है, ठीक है, ए आपका एस्क्रोटम है। इसके अंदर आपका क्या है, टेस्टिज है, समझ गए, ये टेस्टिज है पीला वाला, समझ गए ना। तो देख सकते हैं एस्क्रोटम और टेस्टिज के बीच में जो लाइनिंग जगह खाली है, इसमें पानी उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, समझ गए, इसमें पानी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आपका जो है अगर पानी इस लाइनिंग में जम जाता है, आपके एस्क्रोटम और टेस्टिकल के बीच में जो पानी जम जाता है, तो वही आपका हाइड्रोसिल हो जाता है, तरल का जम जाना। जबकि इसमें देख सकते हैं आराम से टेस्टिज अपने शेप में है, पूरा पानी बिल्कुल भी नहीं है, वह लाइनिंग दिख रहा है सिर्फ, समझ गए। तो यही आपका नॉर्मल है, यही आपका हाइड्रोसिल है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। और अगर इसको जगह का नाम बताना है तो आपके सामने में है, देख लीजिए, टेस्टिज की ट्यूनिका वेजिनैलिस परत व स्पर्मेटिक कोर्ड में तरल एकत्र होने की स्थिति को हाइड्रोसिल कहते हैं। ये समझने के लिए है कि कैसे कैसे हो जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाना है कि टेस्टिज के ट्यूनिका वेजिनैलिस परत, समझ गए, टेस्टिज का जो ट्यूनिका वेजिनैलिस है, मतलब जो वृषण है, जो टेस्टिज है, उसके जो परत है, उस परत और स्पर्मेटिक कोर्ड से तरल एकत्र होने को स्थिति को हाइड्रोसिल कहते हैं। वही चीज़ें यहाँ भी दिया गया है, लेकिन यहाँ थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझाया गया है, समझ गए। चलिए, यहाँ भी वही है, कहता है जब अंडकोश यानी टेस्टिकल के बाहर जगह यानी लाइनिंग में तरल पदार्थ जैसे कि पानी जम जाता है, जिसके कारण सूजन हो जाती है, ठीक है, यही हाइड्रोसिल होता है। आगे चलिए, कारण क्या है इसका, तो इसका कारण हाइड्रोसिल जन्मजात स्थिति भी हो सकती है, वह वयस्कों में यह अन्य निम्न कारणों से हो सकता है। तो हाइड्रोसिल जन्मजात से भी हो सकता है, और आगे चल के अगर वयस्क में ये चीज़ें होता है तो यह निम्न कारण से होगा। पहला है संक्रमण, संक्रमण में एपिडाइडाइमिटिस ऑर्काइटिस, पहला तो ये होगा कि ऑर्काइटिस का संक्रमण या एपिडाइडाइमिस का संक्रमण, जननांगों में चोट लगना, कैंसर होना, ग्रोइन सर्जरी होना, लंबे समय तक बैठे रहना, ठीक है ना। तो ये जो है आपका क्या होता है, हाइड्रोसिल का जो है परेशानी होता है, ठीक है, दबाव पड़ना, ये सब भी कारण होता है, समझ गए। तो संक्रमण, जननांगों की चोट, कैंसर, ग्रोइन सर्जरी, समझ गए, दबाव पड़ना, समझ गए ना, उसके बाद लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठे रहना, तो ये सब हाइड्रोसिल का जो है आपका कारण बनता है, ठीक है। आगे चलिए, प्रकार की बात किया जाए तो हाइड्रोसिल दो प्रकार का होता है, एक होता है कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल, ठीक है, याद रखिएगा, दो प्रकार के, एक कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल, एक नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल, ओके। चिन्ह व लक्षण, चिन्ह व लक्षण है कि हाइड्रोसिल बीमारी में जो स्क्रोटल बैग होता है, जो में वृषण कोष होता है, जहाँ पे आपका टेस्टिज है, वह फूला हुआ नजर आएगा, यानी पानी से भरे
तरल बैग के समान दिखाई देगा, मतलब फूला हुआ। इसके कारण होने वाला अन्य सुविधाएं निम्न प्रकार है, जैसे स्क्रोटम में दर्द होगा, स्क्रोटम के आकार में वृद्धि व सूजन देखने को मिलेगा, चलने फिरने में भी कठिनाई आता है, यूरिनरी जो आपका यूरिनरी अवरोध होता है वह भी होगा, ठीक है ना। तो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा, चलने फिरने में कठिनाई तो होता ही है, स्क्रोटम का बाहर की तरफ सूजन आना, स्क्रोटम में दर्द होना, समझ गए। तो इस तरह जो है अनकंफर्टेबल मतलब आरामदायक महसूस करना, ये सब जो है आपके लक्षण जो है दिखाई देते हैं, समझ गए। उपचार की बात किया जाएगा तो हाइड्रोसील के उपचार के तहत एक सर्जिकल इंसिजन लगाकर अतिरिक्त जमा पानी को हटाया जाता है, इसे हाइड्रोसिलेक्टोमी कहते हैं। माय डियर, हाइड्रोसील का उपचार के तहत सर्जिकल इंसिजन मतलब सर्जरी के द्वारा एक चीरा लगाकर जो जमा हुआ पानी है उसको हटाया जाता है, इसे हाइड्रोसिलेक्टोमी कहते हैं। ओके, आगे चलिए। अन्य उपचार में टेस्टिक्यूलर एस्पायरेशन मतलब विथ और विदाउट स्क्लेरोथेरेपी, समझ गए। अन्य उपचार में टेस्टिकुलर एस्पायरेशन किया जाता है, समझ गए, जिसमें आपको स्क्लेरोथेरेपी के साथ में या बिना स्क्लेरोथेरेपी के यह चीज़ें किया जाता है। तो ये आपका हो गया क्या चीज़, हाइड्रोसील। छोटा सा टॉपिक था, 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है हाइड्रोसील, तो बता दीजिएगा, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपका टोटल इंग्लिश में भी दे दिया है, ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश आपको मिल जाएगा। तो जो भी मेरे डियर है आपको टेंशन नहीं लेना है, एक ही में हिंदी इंग्लिश सब रहता है। अब अगला प्रश्न आ चुका है आई बैंक। आई बैंक भी पूछे गए प्रश्न है आपके एग्जाम का। तो आई बैंक क्या होता है, चलिए आज जो है हम आई बैंक के बारे में, ब्लड बैंक के बारे में तो आप लोग बहुत सुने होइएगा, ठीक उसी प्रकार से आई बैंक का भी काम होता है। आई बैंक क्या है, चलिए देखिए। आई बैंक एक संस्था है, कहीं भी किसी भी जो है क्षेत्र में आई बैंक अगर स्थापित है तो वह एक संस्था होता है, जिसका प्रमुख काम प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि नेत्रदान द्वारा प्राप्त जो कॉर्नियल टिश्यू है उसको प्राप्त करना, ठीक है, हार्वेस्ट करना, प्रोसेस करना, एवेलुएट करना। आई बैंक का काम, ब्लड बैंक का क्या काम होता है कि ब्लड बैंक का काम होता है कि जैसे कोई डोनेट किया है ब्लड तो उसको जमा करना, ठीक है, उसको सुरक्षित तरीके से रखना, ज़रूरतमंदों को जो है सप्लाई करना, देना, ठीक है ना, मैचिंग करके सब चीज़ रखा जाता है। उसी प्रकार से आई बैंक होता है, वह भी एक संस्था है जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है नेत्रदान के द्वारा जो प्राप्त कॉर्निया का टिश्यू है, मतलब जो नेत्र है, समझ गए, उसको प्राप्त करना, उसको जो है हार्वेस्ट करना, उसको जो है प्रोसेस करना और उसे इवेलुएट करना और ज़रूरतमंदों को हिसाब से जो है उसे वितरण करना। तो ये जो है आई बैंक का काम होता है, ठीक है। अन्य उद्देश्य इसका क्या है, अन्य उद्देश्य में यह क्या करता है तो आपके सामने है, कॉर्निया ऊतकों को केरिटोप्लास्टिक केंद्र तक ट्रांसपोर्ट करना एवं समान न्यायपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसका अन्य उद्देश्य में यह है कि यह जैसे मान गए दान करने वाला से तो प्राप्त तो कर लिया कॉर्निया, अब एक कॉर्निया को केंद्र तक जो है पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है जहां पे इसको लगाना है, ठीक है ना। अब ऐसे थोड़ी ना है कि ये जो आई बैंक है यहीं पे सर्जरी भी हो जाएगा और लग भी जाएगा, नहीं, तो जहां लगाना है, जहां ज़रूरी है वहां तक जो है इसको पहुंचाया जाता है और उचित व्यक्तियों तक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फालतू में जो है किसी किसी को दे देगा, नहीं, बहुत कीमती ये सब होता है। तो केरेटोप्लास्टिक केंद्र तक पहुंचाया जाता है, सपोर्ट जो है आपको करना, समान न्यायपूर्ण डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब चीज़ें जो है आपको होता है इस केंद्र का उद्देश्य। आम जन में नेत्रदान संबंधी जागरूकता फैलाना व नेत्रदान संबंधी प्रश्नों का जवाब देना। अब इसका ये काम ये भी है कि भाई आप कहाँ से इतना इकट्ठा कीजिएगा आपके आई बैंक में, तो इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाए, ठीक है ना, नेत्रदान करने से संबंधित। इसका काम ये भी है कि नेत्रदान करने वाले के परिवार व अस्पताल के मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करना। अब जो व्यक्ति मान गए बूढ़ा है, उसका आँख बिल्कुल कमाल का है लेकिन उसका अब जाने वाला है दुनिया से, तो वह अपना उससे पहले नेत्र अगर दान करना चाहता है तो दान कर दे, तो उसके लिए उसके परिवार और उसके अस्पताल के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना चाहिए, ताकि कोई भी जटिलता हो तो वह आकर अपना दिखा सके आसानी से अस्पताल में, समझ गए, चूँकि वह नेत्र दान कर चुका है। नेत्र बैंक सरकारी या गैर सरकारी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। भारत में प्रथम आई बैंक की स्थापना वर्ष 1945 में जो है चेन्नई के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में की गई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
वो तो उद्देश्य बता दिए। अब यहाँ पे देखिए, नेत्र बैंक जो होता है सरकारी या गैर सरकारी दोनों तरह से हो सकता है। भारत में प्रथम आई बैंक की स्थापना जो है 1945 में चेन्नई में किया गया, जिसका नाम था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में किया गया था। समझ गए? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे है आई बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आई बैंक के कार्य भी आप लोग समझ गए होंगे। आई बैंक नेत्रदान से संबंधित विभिन्न कार्य करते हैं जो कि निम्नलिखित है। समझ गए? पहला है नेत्रदान से प्राप्त आई या कॉर्निया को हार्वेस्ट व रिट्राइव करना, मतलब उसको सही करना। ठीक है? तो नेत्र नेत्र आई बैंक का ये काम है कि जो भी आई या कॉर्निया प्राप्त किया है उसको हार्वेस्ट व फिर से रिट्राइव करना। जो भी प्राप्त कॉर्निया है ऊतक है उसका मूल्यांकन करना व ग्रेडिंग करना कि यह किस प्रकार का है, किस ग्रेड का यह कॉर्निया है और किस व्यक्ति में फिट होगा। समझ गए? तो इसका मूल्यांकन व ग्रेडिंग करना भी आई बैंक का ही काम होता है। वह ग्रेडिंग करके मार्क करके अपना रखता है। आई बॉल की प्रोसेसिंग व स्टोरेज करना, इसका ये भी काम है कि जो आई बॉल होता है उसको जो है प्रोसेसिंग और स्टोरेज करना। समझ गए? आगे चलते हैं। आगे है कॉर्निया ऊतक को प्रशिक्षित योग्य कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जन को वितरित करना ताकि डोनेट कॉर्निया को उपयोग में लाया जा सके। अब ऐसा नहीं है कि कॉर्निया कोई भी जो है ब्लड आई मांग लेगा और उसको दे दिया जाएगा, नहीं। बहुत कीमती से तो कोई व्यक्ति अपना जीवन न्यौछावर करके वह दान देता है। अब उसे अगर बेकार कर दिया जाएगा उस डोनेट कॉर्निया को, तो फिर तो न उसका लिए सही हुआ जो दिया और न जिसको लगना है उसके लिए कोई सही हो पाएगा। तो इसका उपयोगी हो, इस बेकार न जाए, इसके लिए एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है ऐसे सर्जन को देंगे जो योग्य हो, पर ट्रेनेड हो, ताकि वह डोनेट कॉर्निया को उपयोग में ला सके, बर्बाद न कर सके। समझ गए? कॉर्निया के अतिरिक्त नेत्र के अन्य भागों का स्टोरेज का वितरण। समझ गए? अब ये आई बैंक होता है, यह कॉर्निया के अलावा आँख के अन्य भागों को भी जो है स्टोरेज करता है, वितरण करता है लोगों में। समझ गए? आगे है नेत्र बैंक के टेक्नीशियन, कॉर्निया सर्जन व ग्रिफ काउंसलर का प्रशिक्षण। नेत्र बैंक जो आई बैंक होता है यह अपने टेक्नीशियन को, कॉर्निया सर्जन को, ग्रिफ काउंसलर को क्या करता है? प्रशिक्षण करता है। समझ गए? आगे है नेत्रदान के बारे में जागरूकता अभियान आयोजित करना। नेत्रदान के बारे में लोगों में जागरूकता अभियान आयोजित करना। भारत में वर्तमान में 5 आई बैंक ट्रेनिंग सेंटर है, 45 आई तथा 2000 आई डोनेशन केंद्र है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या कहा है? वर्तमान में भारत में 5 आई बैंक ट्रेनिंग सेंटर है, मतलब 5 ऐसा आई बैंक है जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है। 45 आई बैंक्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे, आँख अगर लगवाना हो तो मिल जाएंगे। 2000 आई डोनेशन केंद्र है जहाँ पे जाकर आई को डोनेट कर सकते हैं। समझ गए? तो यही जो है आपका हो गया आई बैंक के बारे में। और आई बैंक के बारे में सीधा सा कहा जाए तो ऐसा बैंक जहाँ पे आँख से संबंधित कोई भी भाग आपको मिल सकता है, ये वहाँ पे डोनेशन होता है, आई को स्टोरेज करके रखा जाता है, जो अन्य ज़रूरतमंद व्यक्तियों को जो है डोनेट भी वहाँ से दिया जाता है आगे। ठीक है? ट्रांसप्लांट के लिए। तो ये सारा चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना?